सर मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी कुछ लोग मुझे फ़ोन कॉल करना बंद नहीं कर रहे हैं। फिर पूरा रिदम टूट जाता है। तो ऐसी गलती ना करें आप। फटाफट लोग जुड़ें, ठीक है, शेयर करें और ख़बरों पर कंसंट्रेट करें। इस दौरान, इस टाइमिंग में आप मुझे कोई भी कॉल ना करें। मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं कर सकता। और आप बार बार मुझे पंच कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, आप बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना का प्रकोप सर फिर से बढ़ने लगा है। आपको बताऊं, 1-2 दिन की राहत के बाद में आज फिर से 12 पॉजिटिव केस मिले हैं। सबसे ज़्यादा सोडला में मिले हैं। तो कोरोना के केस बढ़ने तो लगे हैं। सरकार भी अब इसको लेकर के अलर्ट मोड पर है। और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि अब फिर से मास्क बांटने का जो अभियान है वो शुरू किया जाएगा। 10 लाख मास्क फिर से बांटे जाएंगे, लोगों तक मास्क पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि लोग लापरवाही कर रहे हैं। और ये तो सही बात है कि हम थोड़े से है ना केयरलेस हो गए सर, थोड़े से लापरवाह हो गए। तो ऐसा ना हो कि ये कोरोना फिर से बढ़ जाए। और एक बात और बताऊं, पहले तो सिर्फ कोरोना ही कोरोना था, अब तो सबसे बड़े गले की हड्डी बन गया प्रदूषण। पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट है वो भी लगातार फटकार लगा रहा है राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को। और हमारे यहाँ भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अब आप कोई भी ऐसा कृषि से जुड़ा हुआ अवयव है वो जला नहीं सकते हो आप। कुल मिलाकर के प्रदूषण भी अब जी का जंजाल बनता जा रहा है और सरकारें इसको लेकर के बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। प्रदूषण आने वाले दिनों में जानलेवा साबित हो सकता है। पहले तो कोरोना ने मारा, फिर आ गया डेंगू और अब आ गया प्रदूषण। तो ये कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है सर इन दिनों। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो हर राज्य का हर ज़िले का अलग अलग है सर। जिसमें सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब है जयपुर की। जयपुर का AQI है वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। अब आप देखो, भवन निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है, ठीक है ना। कुछ दिन के लिए कंस्ट्रक्शन के कामों को रोक दिया गया है। और हमारे गंगापुर में तो आप देखो दिन भर धूल उड़ती है। यहाँ तो प्रदूषण का क्या काम, मतलब जो है ना नियम, वो सब लोगों के अपने नियम चलते हैं। जिसको जैसा मौका मिलता है ना, कुछ भी जला देते हैं, खूब धुआं कर देते हैं साहब। जबकि इस पर सरकार ने अब पूरी तरह रोक लगा दी है सर कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे वातावरण में प्रदूषण फैले। तो ये दोहरी मार हमको झेलनी पड़ेगी अगर हमने लापरवाही की तो। सरकार ने तो आपको ठीक है सारी चीज़ें खोल दी, शादी ब्याह का टाइम है, चलो ठीक है, स्कूलों में पूरी इजाज़त दे दी, लेकिन अपनी सुरक्षा तो अपने हाथ है सर। हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। तो ये है। और CM गहलोत ने आज दौसा, करौली और धौलपुर के दौरे पर वो रहे, ठीक है। इसको लेकर के विस्तार से भी मैं आपको जानकारी दूंगा। प्रशासन गांव के संग अभियानों में उन्होंने शिरकत की, उनका निरीक्षण किया, अवलोकन किया। वहीं एक और फैसला उन्होंने शानदार किया है आज। दरअसल बहुत लंबे टाइम से निजी स्कूल अपनी RTE का जो पैसा है उसके भुगतान को लेकर के मांग कर रहे थे कि साहब हमें पैसा दो। आज इसको लेकर के फैसला किया गया है और ये कहा है कि RTE के तहत पुनर्भरण की जो राशि है उस बजट का 25% तुरंत जारी कर दिया जाए स्कूलों को। तो इससे बहुत बड़ी राहत निजी स्कूलों को मिलने वाली है, ठीक है ना। RTE का जो पैसा है निजी स्कूलों में, उसकी 25% राशि जो है वो उसकी स्वीकृति प्रदान CM गहलोत ने कर दी है और उससे कहीं ना कहीं उनको राहत ज़रूर मिलेगी। एक और अच्छी खबर कि 8 साल बाद में क्रिकेट की शुरुआत हुई जयपुर में, राजस्थान में। शानदार आगाज़ रहा। बधाई देता हूं मैं RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने शानदार मैनेजमेंट के साथ में इस मैच का सफल आयोजन करवा दिया। और शुरुआत भी बड़ी शानदार हुई साहब, भारत की जीत के साथ। 5 विकेट से भारत ने मैच जीत लिया था और न्यूजीलैंड को पटक नहीं दी। अच्छा, हमारे क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग गए थे सर इस मैच को देखने। कल बहुत सारे लोग फेसबुक पर लाइव कर रहे थे, जो वहाँ स्टेडियम में बैठ करके और इस मैच को देख रहे थे। उन्होंने लाइव भी किया है, आप और हम सब टीवी पर बैठ करके देख भी रहे थे और सब लोगों ने इस मैच का लुत्फ उठाया है और भारत को जीत हासिल हुई है। RCA की टीम को, क्रिकेट एसोसिएशन को दिल से बधाइयाँ कि साहब अब कम से कम क्रिकेट जो है वो फिर से शबाब पर आएगा। क्रिकेट जो है वो फिर से जिंदा होगा राजस्थान में और नए खिलाड़ियों को, नई प्रतिभाओं को मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये है सियासी गर्माहट,
सर्दी के बीच में सियासी गर्माहट भी पूरे उरूज पर है सर। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द होने वाला है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। लिस्ट तो है ना लगभग, वो तो फाइनल हो चुकी है। 3 मंत्री ऐसे हैं जिन पर दोहरी जिम्मेदारी है, तो उनका पत्ता कटना तय है, यानी उनको सिंगल वर्क ही रखा जाएगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की हम बात कर लें, उनके पास में गुजरात का प्रभार है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की बात करें तो वो पंजाब के प्रभारी हैं। शिक्षा मंत्री डोटासरा की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्रालय भी उनके पास में है, और उसके बाद में वो पीसीसी चीफ भी हैं राजस्थान के। तो इन तीनों की छुट्टी होना तो तय है, यानी इनको दोहरी जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 14 से 15 संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। यहाँ भी एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ तो राजस्थान सरकार पहले से ही 2 भागों में बटी हुई है। एक को कह दिया हमने सचिन का खेमा, दूसरे को कह दिया हमने गहलोत साहब का खेमा। अब उसको भी ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाएगा, किसको आउट करना है, किसको लेना है इन। तो बिल्कुल इस पर निगाह सबकी है, और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही उम्मीद ये करते हैं कि विभागों का बंटवारा होते ही काम सुचारू रूप से हो जाएंगे। शेयर बहुत कम लोग कर रहे हैं सर। हाँ, शेयर करें आप, तो उससे मुझे थोड़ी हिम्मत भी मिलती है। और यहाँ एक सवाल और उठता है, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं महत्वपूर्ण जिनको गहलोत साहब खुद लेकर के बैठे हैं, और पहले भी मीडिया में ये बात उछली थी कि क्या गृह मंत्रालय गहलोत साहब छोड़ सकते हैं, क्या गृह मंत्रालय किसी और को दिया जा सकता है, क्योंकि कानूनी व्यवस्था जो है ना सर राज्य की, वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक उनका खुद का वीडियो वायरल हो रहा है जो आपने देखा होगा, जिस पर मैंने भी चर्चा की थी कि जब शिक्षक सम्मेलन में उन्होंने शिक्षकों से पूछा कि क्या तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और शिक्षकों ने एक स्वर में कहा हाँ, तबादलों के लिए पैसा देना पड़ता है। गहलोत साहब, ये आपको भी पता था, ये पता है, और ये आपके ही शासन की बात नहीं है। सरकारें किसी की भी आ जाएं, तबादलों का ये जो खेल है ना, और पैसों का ये जो खेल है, ये आज से नहीं बरसों से चल रहा है। ये बरसों से चल रहा है सर, और खुलेआम डील होती है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए दो, जहां चाहो वहां ट्रांसफर करवा लो। और आपने तो खुद ने अपने विधायकों को खुली छूट दी है। बहुत लंबे टाइम से आप कह रहे थे साहब तबादलों को लेकर के नई नीति बनाई जाएगी, नई नीति बनाई जाएगी। कहाँ है आपकी तबादला नीति? आपने अपने विधायकों को टारगेट दे रखे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर, लेकिन ये बिल्कुल सबकी जुबान पर है। ये और बात है कि कोई कहता है, कोई नहीं कह पाता। और कहीं ना कहीं शिक्षक सम्मेलन में आपने भी उम्मीद नहीं की थी कि शिक्षक इस तरह मुझे जवाब दे देंगे कि हाँ साहब, तबादलों के लिए पैसा देना पड़ता है। मगर ये खेल आज से नहीं, ये खेल बहुत लंबे टाइम से चल रहा है सर। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 15-15, 20-20 साल एक ही जगह हो गए। क्यों? किस्तें बनी हुई हैं सर। जब भी कहीं से ट्रांसफर का आता है, सेटिंग है, पैसा दो, वापस वहीं रुक जाएगा वो बंदा। सवाल ही नहीं आप उसका ट्रांसफर कर दो। जिनको किक लगनी होती है उनसे पैसा खींच करके उनको वापस वहीं एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके अपने मंत्री कहते हैं, या आपके अपने जो विधायक है ना वो खुद कहते हैं। मानता हूं कि आप करप्शन के पीछे पड़े हुए हैं, मानता हूं कि आपकी एसीबी बहुत शानदार काम कर रही है, मानता हूं कि साहब उन्होंने भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आपने अपने बयान में ये भी कहा है कि साहब शिक्षा विभाग में अभी तक ऐसा कोई पकड़ में नहीं आया। पकड़ में आएगा कैसे सर? ये तो सब बहुत बढ़िया तरीके से सेटिंग में चल रहा है ना। ट्रांसफर एमएलए की डिजायर पर होता है, ठीक है ना। तो ये जो खेल है ना, ये आज से नहीं चल रहा है सर, ये खेल बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। ये और बात है कि आप आंखें बंद करने से ये समझते हैं कि अंधेरा हो गया, मगर ये गलत बात है। सच्चाई यह है, और सच्चाई आपको स्वीकार करनी भी चाहिए। और आप ही को नहीं, जो भी सरकार हो, अगर करप्शन है तो उसे ये बात माननी चाहिए कि हाँ, कुछ मामलों में, कुछ विभागों में हमारे यहाँ करप्शन चल रहा है। आप कितनी कोशिश कर लें, इसमें बहुत वक्त लगेगा। अगर आपकी इच्छा शक्ति हुई ना, तभी करप्शन कम हो सकता है सर, वरना करप्शन इतनी आसानी से कम हो नहीं सकता। यहाँ से भारत की और भ्रष्टाचार की एक ही राशि है। तो कुल मिलाकर के ये है, और कई मुद्दे, कई बातें हैं।
आपको मैं बताऊं, कार्यालयों में कर्मचारी इस दिनों काम ही नहीं कर रहे। ये बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, कार्यालयों में कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। शिविर आपने आयोजित कर दिए प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग। मैंने पहले भी ये मुद्दा उठाया था कि सर कर्मचारियों को तो इतना बढ़िया मामला मिल गया, चाहे उसका काम शिविर में है या नहीं है, लेकिन आप किसी भी विभाग में आप चले जाइए, आपको कुर्सियां खाली मिलेंगी। कहाँ हैं? शिविर में गए, शिविर में गए। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के कैंप भी आपने शुरू कर दिए। अब जो गंगापुर में हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठते थे, उनमें से भी आपने कुछ डॉक्टरों की ड्यूटी अब शिविरों में लगा दी। यहाँ मरीज परेशान रहते हैं, 1400 और 1500 का आउटडोर चल रहा है, लेकिन डॉक्टर यहाँ नहीं मिल पा रहे। जांच करने की मशीनें हैं, वो सब शिविरों में चलेगी तो फिर यहाँ जांच कैसे होगी? आपका सिस्टम क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, वो तो थोड़ा सा समझा दें आप। रायता तो सब जगह फैला दिया, अब समेटने में नहीं आ रहा। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, आप किसी भी विभाग में चले जाइए सर, कर्मचारी काम करना ही नहीं चाहते, काम कर ही नहीं रहे हैं पब्लिक का, तो फिर आपने ये उम्मीद कैसे कर ली कि अभियानों में ये लोग काम कर देंगे? अभियानों में भी जो काम हो रहे हैं ना सर, वो आंकड़े हैं, वो आंकड़े हैं, हकीकत कुछ और है, हकीकत कुछ और है। इजीली अगर छोटे मोटे काम हो रहे हैं तो अच्छी बात है, वो तो आप ऑर्डिनरी जो नॉर्मल डे थे उनमें भी करते हैं, वो तो होते हैं। बड़े काम नहीं हो रहे हैं, और जिन लोगों के काम हुए हैं मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपका काम हो गया। खुशकिस्मत हैं आप कि आपका काम हो गया सर। तो कर्मचारी विभागों में काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। खुद आपके मंत्री इन बातों को कह चुके हैं, कई बार मीडिया में ये बातें आ चुकी हैं कि औरों की तो क्या सुनेंगे, मंत्रियों की ही अधिकारी नहीं सुनते, तो फिर आम आदमी की तो कैसे सुन लेंगे? कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपके अधिकारी हमारी सुन लेंगे या आम आदमी की सुन लेंगे? कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। सरकार खुद को बचाने में लगी हुई है। सरकार दो खेमों में बटी हुई है, एक पायलट ग्रुप बन गया, एक गहलोत ग्रुप बन गया साहब। इन्हीं में नूरा कुश्ती चल रही है, जनता बीच में पिस रही है। यही हो रहा है बिल्कुल राजस्थान में इन दिनों। योजनाएं अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, गरीब के लिए, आम आदमी के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं, मगर आए कैसे धरातल पर? बहुत सारे विभाग तो आप खुद लेकर के बैठे हैं, कर्मचारियों की मॉनिटरिंग हो नहीं रही है। इसी तरह न सिर्फ राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की भी कुछ योजनाओं में लीकेज है। केंद्र सरकार ने बिना किसी सूचना के गैस की सब्सिडी बंद कर दी और लगातार गैस के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। इसको लेकर के आज तक कोई क्लैरिफिकेशन, कोई सफाई केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। एक बात। दूसरी बात और मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें सालाना 6,000 रुपये किसानों को मिलते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं सर जिनको नोटिस थमा दिए गए हैं कि आप ITR के अंतर्गत आते हैं और आपकी किसान सम्मान निधि योजना बंद की जाती है, जबकि ऐसा है ही नहीं। वो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, उसके बावजूद भी उनको वसूली के नोटिस जो है ना वो जारी कर दिए गए हैं और उनसे ये कह दी गई है कि साहब आप ITR देते हो, इनकम टैक्स रिटर्न देते हो, इसलिए आपका किसान सम्मान निधि योजना बंद कर दी जाती है। कौन मॉनिटरिंग कर रहा है इन चीज़ों की? आप मुझे बताइए कि आपकी टर्म एंड कंडीशन क्या है इस चीज़ के लिए। जब आपने किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी केंद्र सरकार ने, अपने आप ऑटोमेटिक तो आपने डाटा ले लिया, ऑटोमेटिक आपने लोगों के अकाउंट में पैसा डालना शुरू कर दिया, तब आपने इनकी जांच क्यों नहीं की? आज जब आपने उनको पैसा दे दिया, साल 2-2 साल का, तब आप कह रहे हो अब आप पैसा वापस करो क्योंकि आप तो इनकम टैक्स रिटर्न करते हो। तो आपसे चोरी किसने की थी साहब कि आप हमें दीजिए सम्मान निधि? किसने की थी? आपको सिस्टम से चलना चाहिए था। आपने जब सारे खातों को आधार कार्ड से जोड़ रखा है, आपने सबकी KYC कर रखी है, तो आपको उन खातों के बारे में पहले जानकारी रखनी चाहिए थी। ये गलत बात है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ITR, जिनका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, आपने उनकी भी बंद कर दी। और जब तहसील में इस बारे में जानकारी लेते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। बोले साहब हमारे पास इसका कोई पता नहीं है, ये कैसे तो बंद हुई है और कैसे चालू हुई है।
राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें लीकेज हैं और जिनको लेकर के कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आम आदमी परेशान है, आम आदमी चिल्लाता रहता है, आम आदमी भटकता रहता है, मगर सरकारों के पास में देने के लिए कोई जवाब नहीं है। अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं। लेकिन मैं सभी की नहीं कह रहा हूं, ये भी ध्यान रखना। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो काम करना तो चाहते हैं, मगर उन्हें काम करने का माहौल नहीं मिल पाता। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो उस काम के योग्य ही नहीं है, मगर जबरदस्ती उसको उस स्टूल पर, उस कुर्सी पर बैठा रखा है, कर इस काम को, कर इस काम को। और बंदा कह रहा है मुझ पे आता ही नहीं है ये काम, करे कैसे वो फिर आपको घुमाता रहता है। बिल्कुल मैं साफ कह रहा हूं इस चीज को, इसके उदाहरण भी दूंगा मैं आपको। हमारी ही गंगापुर की तहसील में कुछ ऐसे कर्मचारी बैठे हैं सर, जिन पर कंप्यूटर में टाइपिंग नहीं आती और उनको नामांतरण के लिए और डाटा एंट्री के लिए बैठा रखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर एक महिला हैं जो वहां बैठती हैं और जो नामांतरण खोलती हैं। आप ताज्जुब करोगे कि उन पर एंट्री करना नहीं आता है। ये उनके खुद के शब्द हैं कि सर मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैं जानती नहीं हूं कि नामांतरण कैसे खोलना है कंप्यूटर पे। और उन्हें पिछले काफी टाइम से वहां बैठा रखा है। कर्मचारी एक दूसरे से दुराभाव रखते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ऐंठ रखते हैं और जनता पिसती है। इस मामले में जनता के काम नहीं होते। तेरे काम मैं नहीं करूंगा, मेरे काम तू मत कर, हटा। भटकता कौन है? आम आदमी। किसानों के काम नहीं हो रहे हैं तहसील में, कुछ कर्मचारियों की वजह से। कुछ पटवारी ऐसे हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है। मुझे पता नहीं वो कैसे लगे हैं, एग्जाम दे करके लगे हैं या अनुकंपा नियुक्ति पर लगे हैं, मगर वो अनट्रेंड हैं, वो ट्रेंड नहीं है। उनको आपने वहाँ नौकरी पर लगा रखा है, वो लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं टाइम पर, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। वो तो खुद कहते हैं इस बात को कि साहब मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैंने तो कभी किया ही नहीं। अब आप बताइए, ये समस्याएं आपको नजर नहीं आती? शिविर लगा करके, अभियान लगा करके और आप लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो लीकेज अंदर की साइड है ना सर, सबसे पहले तो उनको ठीक करिए आप। अयोग्य लोग अगर गद्दी पर बैठेंगे ना सर, अयोग्य लोग अगर, अयोग्य कर्मचारी बैठे, ट्रेनिंग दीजिए ना आप उनको बताइए तो सही। लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, आपने उनको कुर्सी पर बैठा दिया। अब वो हिंदी टाइप ही नहीं आती उन पे, तो वो जानते ही नहीं है कि मुझे कीबोर्ड को इस्तेमाल कैसे करना है, और उनको आपने बैठा दिया। वो जमाबंदी नहीं निकाल सकते। मैं कहता हूं इस बात को, मैं आई विटनेस हूं इस चीज का। और आपने उनको बैठा रखा है, मोटी मोटी तनख्वाह उनको मिल रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकार की कोई कमी नहीं है, सबसे बड़ी कमी यही है सरकार की कि सरकार ने मॉनिटरिंग करना छोड़ दिया। सरकार सिर्फ अपने लफड़ों में फंसी हुई है, अपने स्वार्थ सिद्धि में फंसी हुई है। सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा चलाना सर, तो फिर ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है और आप आम आदमी के साथ में धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आपने जो वादे करे हैं वो सब गलत हैं। ये कंडीशन हो रही है हमारे यहाँ कई विभागों की, कह सकता हूं मैं। बैंकिंग प्रणाली में आप चले जाओ, बैंकों में किस तरह का व्यवहार कस्टमर के साथ में किया जाता है। हॉस्पिटल में आप चले जाओ, किस तरह मरीजों के साथ में पेश आया जाता है, क्या साफ सफाई की स्थिति है। अब छोटी छोटी कॉमन सेंस की जो चीजें हैं वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, उन चीजों में भी सुधार नहीं कर सकते। अभी तो आपको मैं सड़कों की स्थिति बताऊंगा, शेयर करते रहो आप, ठीक है। तो ये कंडीशन है सर राजस्थान की। अब बातें करते हैं करौली की, ठीक है ना। ये प्रदेश स्तर की बड़ी खबरें थी जो मैंने आपको बताई है, और कड़वा सच है। किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लगने दो, मगर सच यही है। और सच स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बहादुरी होती है, बिल्कुल बहुत बड़ी बहादुरी। मैं तो उन शिक्षकों को सलाम करता हूं जिन्होंने सूबे के मुखिया के सामने कह दिया कि हाँ साहब, तबादलों के लिए पैसा देना पड़ता है। कर्मचारी की सबसे बड़ी व्यवस्था पता है क्या है? उसकी बेचारे की सबसे बड़ी मजबूरी है कि साहब मुझे नौकरी करनी है। मैं बोलूं तो किसके खिलाफ बोलूं, जबकि उसको पता है कि मेरे पास में माकूल माहौल नहीं है, मेरे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास में फैसिलिटीज नहीं है। सरकार मुझ पर दबाव बना रही है कि आपको ये काम करना है।
लेकिन क्या करे, वो मजबूरी नौकरी करनी है साहब, वरना मुझे किक लग जाएगी यहाँ से। ये कंडीशन है बैंकों में। बिल्कुल संजय जी आप सही कह रहे हो, बैंकों में चले जाओ, आज साहब वो एंट्री वाली मशीन है वो खराब है, आज साहब सर्वर नहीं आ रहा, तो क्या करें, हमने सर्वर नहीं आ रहा तो ये आपकी समस्या है, हमारी थोड़ी है। डिजिटल इंडिया आपने बनाया है ना, कहाँ है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, करो इन कामों को। 2 दिन हो गए साहब सर्वर नहीं आ रहा, ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे। 21वीं सदी के हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हो और आज भी वही एक्सक्यूज़ दे रहे हो, सर्वर नहीं चल रहा साहब। ये आपकी समस्या है, आम आदमी की समस्या नहीं है। आम आदमी तो वो कर रहा है जो आप चाह रहे हो उस बेचारे से। इस नियम का पालन करना है, करूँगा साहब। ये कागज़ तैयार करवाने, करूँगा साहब। हम तो सब काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, सरकारें क्या कर रही हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, वो भी मायने रखता है सर। तो ये चीज़ें हैं। आवाज़ चलो थोड़ा सा, मेरे ख्याल से आवाज़ तो सही आ रही होगी। कभी कभी आवाज़, सर नेट की प्रॉब्लम हो सकती है आपके यहाँ। अब बात करते हैं करौली ज़िले की। सीएम गहलोत आज करौली ज़िले के दौरे पर रहे और कोंडर गांव में उन्होंने प्रशासन गांव के संग अभियान जो चल रहा था उसका अवलोकन किया। पंचायत सहायकों और बेरोजगारों ने सरकार की वादा खिलाफी के आरोप लगा करके और सीएम गहलोत के खिलाफ नारेबाजी की और उनको ज्ञापन भी सौंपा। उनके साथ में शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी भी थे और विधायक लाखन जी भी थे, ठीक है ना। और पांचना संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वो भी वहाँ पहुँचे, मेरे पास में खबर डाली है उन्होंने। कितनी मजबूती से उठाया सर आपने इस मामले को। मैं पांचना संघर्ष समिति के जो पहुँचे हैं ना वहाँ पदाधिकारी हैं या सदस्य हैं, उनसे पूछना चाह रहा हूँ कितने पुरजोर तरीके से उठाया आपने इस समस्या को। मेरे पास जो फोटो आई है ना वो तो 10-8 आदमियों की आई है जिन्होंने सेल्फी लेकर के ज्ञापन की फ़ोटो मेरे पास डाल दी और कि साहब ये देखो हमने ये डाला है साहब, हमने पांचना संघर्ष समिति ने। इस तरह ही सुन लेती ना सरकारें आपकी तो 14 साल नहीं निकलते। जब सरकारें गूंगी और बहरी हो जाए ना सर, तो नगाड़े पुरजोर तरीके से बजाने पड़ते हैं। ऐसे काम करवाओगे, इस तरह पांचना की नहर खुल सकती है? नहीं खुल सकती। संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखना पड़ेगा। ज्ञापनों का इतिहास तो बहुत बुरा है यहाँ। ज्ञापन किस दिन ज्ञापन नहीं दिया जाता ये बताओ आप। किस समस्या के लिए ज्ञापन नहीं देते आप? हर समस्या के लिए ज्ञापन देते हो आप। मजबूती से उठाने पड़ेंगे मुद्दे अगर चाहते हो कि काम हो, अगर चाहते हो कि समस्याओं का समाधान हो, अगर चाहते हो कि मुद्दों का खात्मा हो, तो पुरजोर तरीके से मजबूती से उठना पड़ेगा सबको एक साथ। वरना चिल्लाते रहो, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप सिर्फ वोट बैंक बन करके रह जाओगे। इसके अलावा और आपका ज़्यादा उपयोग है नहीं। क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको, वोट देने के अलावा आपको और कोई अधिकार है नहीं यहाँ। आपका इतना ही काम है, 5 साल में एक बार वोट दे दिया करो, फिर उसके बाद में वो सारा काम वही करते रहेंगे। आप तो चुप रहना बस। ये खामोशियाँ हमेशा अच्छी नहीं होती हैं। बिल्कुल आप गए, आपने दिया होगा ज्ञापन। मैंने बताया ना आपको धौलपुर में क्या किया पुलिस ने। गहलोत साहब को ज्ञापन देते ना, उससे पहले तो उन बेरोजगारों को उठा करके पुलिस की जीप में डाल करके ज़बरदस्ती और वहाँ से ले गए ताकि गहलोत साहब के सामने सच ना आए। कौन विरोध करेगा? सूबे के मुखिया के सामने विरोध क्यों नहीं कर सकते साहब? जनता को बोलने का हक नहीं है? 3 दिन से तैयारियां चल रही थी, काई की तैयारी करनी थी? मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, काई की तैयारी करनी थी? हमारा जनप्रतिनिधि है, हमारे बीच का जनप्रतिनिधि है, बिल्कुल उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। सारी चीज़ें हैं, आपके जो प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करिए। मगर आपको पता है होता क्या है? सड़कों को ठीक कर दिया जाता है, डामरीकरण कर दिया जाता है, भूडा डलवा दिया जाता है। पहले क्यों नहीं डलवाया जाता? उसी जगह को पर्टिकुलर ठीक क्यों किया जाता है? और जगह ठीक क्यों नहीं की जाती? और जगह गड्ढा और कीचड़ नज़र नहीं आता आपको, लेकिन वहाँ कोई मंत्री आ रहा है, वहाँ कोई सूबे का मुखिया आ रहा है, इसलिए आपने उसको ठीक करवा दिया। कब तक चलेगा ये ढर्रा साहब?
ये जितने भी मंत्री हैं, ये जितने भी सूबे के मुखिया हैं, ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये जनता के दम पर वहाँ पहुँचे हैं, ये जनता के लिए वहाँ पहुँचे हैं। लोकतंत्र की असली परिभाषा तो ये है। इसलिए ऐसा काम नहीं चलेगा। खैर, और कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग, उनको और उनकी टीम को धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया और बहुत सफलतापूर्वक ये जो सभा थी मुख्यमंत्री गहलोत की, ये हो गई। डोटासरा जी उनके साथ थे। 7 विद्यालयों को भी क्रमोन्नत किया वहाँ पर उन्होंने आज ये सौगात दी है। कुछ स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको भी क्रमोन्नत किया गया है। और हेलीपैड पर डीएम और एसपी साहब जो है मृदुल जी, वो नहीं थे, तो एएसपी जो हैं उन्होंने अगवानी की, स्वागत किया मुख्यमंत्री गहलोत का। और उनकी सुरक्षा में 800 जवान जो हैं वो तैनात किए गए थे। कुल मिलाकर के अच्छा रहा दौरा। मिले भी लोगों से, रूबरू भी हुए, लोगों की समस्याओं के लिए ज्ञापन भी उन्होंने लिए हैं। अब कितना कुछ होता है वो ज़रूर देखना पड़ेगा। करौली ज़िले के जाखेर नदी पुलिया के समीप आज ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से एक अकोलापुरा निवासी रामदास जाटव की मौत हो गई। ये मामला एक दिन पहले का है और जो रामदास जाटव था उसकी मौत हुई है। टोडा भीम के ग्राम पंचायत जहानगर मोरला में आज शिविर का आयोजन किया गया। लोगों के काम भी हुए, जिनको पट्टे देने थे उनको पट्टे भी दिए गए हैं। और जितने भी, किसी की पेंशन का काम था, किसी का और कोई काम था, वो काम भी हुए हैं। लेकिन आज ग्रामीणों ने वहाँ के जो बीडीओ हैं देवी शंकर गुप्ता, उनका भी जमकर विरोध किया और उनके खिलाफ ज्ञापन भी दिया कि एक तो उनका व्यवहार ठीक नहीं है, दूसरी बात वो विकास के कार्यों में भेदभाव बरतते हैं और उनको वहाँ से हटाने की मांग की गई है। अब देखना ये पड़ेगा कि उनका ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफ़र तो ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र में ही अगर ट्रांसपेरेंसी हो जाती तो मज़े आ जाते। ठीक है, तो ये वहाँ से खबर आई थी। अब चलते हैं सवाई माधोपुर ज़िले की तरफ। तो रणथंभौर नेशनल पार्क से 2 खबरें हैं। आज फिर एक कैंटर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है साहब। ब्रेक फेल हो गए उसके उतरते समय और पेड़ से जाकर के टकराया। हालांकि जो पर्यटक थे उनको मामूली चोटें आई हैं, गंभीर चोट किसी को नहीं आई है। लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर ये 2 घटनाएं हुई हैं बड़ी। हालांकि कैंटर का लाइसेंस जो है वो निरस्त कर दिया गया है और उस पर रोक लगा दी गई है, वो अब वहाँ काम नहीं करेगा। और एक दूसरी खबर और दूसरी खबर ये आई है कि जिसने सबसे ज़्यादा उत्पात मचा रखा था और जो सबसे बड़ी शहजादी के रूप में उभर करके आई थी, बाघिन, नाम बताओ, जिनकी लड़ाइयों के जिक्र हम कई बार करते रहते थे, रिद्धि और सिद्धि। ठीक है ना, तो उनमें से रिद्धि को अब बहुत जल्दी सरिस्का में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसकी वन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, क्योंकि टेरिटरी को लेकर के, साम्राज्य को लेकर के बाघों के बीच संघर्ष की जो कहानियां हैं वो रणथंभौर से लगातार आती रहती हैं। तो अब उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा सरिस्का में, इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो संघर्ष की जो गाथा है वो ज़रूर कुछ समय के लिए थम जाएगी, कुछ समय के लिए, लेकिन संघर्ष जीवन में हमेशा जारी रहता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। तो ये है। और शहर में बढ़ रही है आपराधिक घटनाएं। सवाई माधोपुर शहर में जिला मुख्यालय पर एसपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर, आपको पता होगा ना, एक दिन पहले ही खेरदा में एक फायरिंग की घटना हुई और आज एक वीडियो सुबह सुबह हमारे पास में आया कि कुछ लोगों ने स्कॉर्पियो कार पर ज़बरदस्त पहले तो फायरिंग करी, फिर लाठी डंडों से उसके पूरी को तोड़ फोड़ दिया स्कॉर्पियो गाड़ी को, और फिर पेट्रोल छिड़क करके उसमें आग लगा दी और वहाँ से फरार हो गए। जिला मुख्यालय की घटना है, दिन दहाड़े, और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हालांकि सरगर्मी से उनकी तलाश जारी है, लेकिन अपराधी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय गैंगवार का स्थल बनता जा रहा है, कुरुक्षेत्र बनता जा रहा है। वहाँ लगातार गैंगवार की जो घटनाएं हैं, सूचनाएं हैं, खबरें हैं, वो आती रहती हैं सर वहाँ से। बॉडी आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत अभी कुछ देर पहले ही बॉडी के डिडावड़ी गांव में पहुंचे और श्री दयाल फाउंडेशन के संत सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की, उसमें शामिल हुए, कांग्रेसियों से उन्होंने मुलाकात की और फिर वहाँ से वो रवाना हो गए। तो शाम के वक्त उनका अचानक ये प्रोग्राम बना था, वो वहाँ पहुँचे और उसके बाद में वो वहाँ थोड़ी देर रुक करके और वहाँ से चले गए। शनिवार को ज़िले में पहुँचेगा, हाँ, एक बड़ा मुद्दा है साहब, ये खाद का है ना,
बड़ी मारामारी चल रही है। हम हमारे पेज पर डाल देते हैं खाद कहाँ कहाँ मिलेगा, देखा करो पेज को, भटकना नहीं पड़ेगा कहाँ कितना खाद आया। लेकिन एक समस्या और है, आज मैं भी जब कृषि विभाग के ऑफिस पहुंचा और अधिकारियों से मैंने बात की तो उनका कहना था साहब जिला कलेक्टर ने साफ कह दिया कि भाई पुलिस की कस्टडी में खाद बांटा जाना चाहिए। पुलिस के पास तो इतना जाब्ता ही नहीं है, खाद आप इतनी दुकानों पर भेज देते हो, 400-400 और 500 किसानों की लगती है भीड़। अब बताओ कैसे काम हो। सिस्टम की तो बात है, मैनेजमेंट की तो और बात क्या है। कितनी जगह आपने खाद भेजा, कितनी जगह आपने सुरक्षा व्यवस्थाएं भेजी है, कितनी जगह कितने कट्टे भेजे हैं, कितनी किसानों की भीड़ है, ये मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना आपको। आदेश कागज़ों में तो निकल जाते हैं मगर प्रैक्टिकली बात कुछ और होती है साहब। जब आप धरातल पर जाकर के देखोगे ना तो कहानी कुछ और मिलती है। आज भी खाद का वितरण हुआ है और आपको बताऊं एक बहुत बड़ी राहत अब मिलने वाली है। शनिवार को जिले में 2600 मैट्रिक टन खाद की रैक आने वाली है सवाई माधोपुर में, जिसमें अब मैं यहाँ का बता देता हूँ। वैसे तो मेरे पास पूरी लिस्ट आई है। गंगापुर में बालकृष्ण खाद बीज भंडार है, उदय मोड़ पर है, 39 मैट्रिक टन खाद वहाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जो कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी मुझसे कहा है कि अजय जी सबसे बड़ी समस्या क्या है, किसानों में पेशेंस नहीं है, किसान कोऑपरेट नहीं करते। ये गलत बात है सर। खाद के कट्टे चाहिए, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, परिस्थितियों के साथ समझौता तो करना पड़ेगा। अब वो कहता ना देसी में कहावत है कि अब भीजगी तो वो तो निचोड़नी तो पड़ेगी ना आपको। तो जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे लें। बामनवास और गंगापुर सिटी इनमें खाद बिल्कुल आ रहा है। शनिवार तक अच्छी खासी मात्रा में सवाई माधोपुर जिले में खाद आ जाएगा तो वो बामनवास भी पहुंचेगा, गंगापुर भी पहुंचेगा। बामनवास की भी मैं आपको जो है पूरी सूची डाल दूंगा। गंगापुर की भी मैंने आपको बता दिया। बालकृष्ण खाद बीज भंडार है, उसमें 39 मैट्रिक टन। विनोद सैनी बाटौदा और अग्रवाल ब्रदर्स बाटौदा, इसमें भी खाद मिलेगा। 24 टन वहाँ मैट्रिक टन जो है वो वहाँ भेजा गया है, ठीक है ना। तो शनिवार को अच्छी खासी तादाद में रैक आने वाली है। पेशेंस रखें और लें। और हाँ एक बात और बता दूं, अगर कहीं कालाबाजारी हो रही है या कोई भी गड़बड़ है तो प्लीज़ आप सूचना ज़रूर दें। हमने कुछ नंबर भी पेज पर डाले हैं कि अगर खाद से रिलेटेड कोई समस्या आपको आती है तो इन नंबरों पर आप कॉल ज़रूर करें, ठीक है ना। अमर भाई सपोर्टरा की जानकारी भी मैं ले लूँगा, ठीक है, आपने कहा है तो। एक तो क्या करौली में सपोर्टरा में सर हमारा कोई रिपोर्टर है नहीं, मैं आपको बताऊं, इसलिए हमें थोड़ी सी परेशानी आती है। वरना हम तो चाहते हैं कि करौली है, सपोर्टरा है, वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ से भी हम जुड़ें, वहाँ के मुद्दे और समस्याएं भी हम उठाएं। लेकिन अब क्या करें सर, तो इसलिए हमको थोड़ी सी समस्या आती है। बाकी वहाँ की अगर आएगी ना लिस्ट तो मैं ज़रूर डालूँगा। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में 3 घंटे झमाझम बारिश हुई है कई आसपास के गाँवों में, और इससे सर्दी भी बढ़ी है सर, बिल्कुल सर्दी बढ़ी है। आज दिन भर तो बादल छाए रहे हैं, आप देखो सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हुए हैं अब, और अब सर्दी का सितम बढ़ेगा। मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था 17 से लेकर के 19 तारीख तक पूर्वी राजस्थान के कुछ ज़िलों में हल्की मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो हो सकती है, ठीक है। कुंदन लाल मीना जी डूंगरपुर से, सर नमस्कार। हाँ हमारे नियमित दर्शक हैं आप, मुझे मालूम है, डूंगरपुर से देखते हैं आप, है ना। और ये है 2 वर्षीय, एक माधोपुर से और खबर आई है, बैरांडा खुर्द से 2 वर्षीय मासूम की पानी के टाँके में गिरने से मौत हो गई। बैरांडा खुर्द का ये मामला है, न्यू कॉलोनी का, और एक युवक था जिसको वो शव तैरता हुआ दिखाई दिया और फिर बाद में परिजनों को सूचना दी, अस्पताल लेकर के पहुंचे जहां उस मासूम को मृत घोषित कर दिया गया। क्या कह रहे हैं आज भाई, आज तो माधोपुर में फायरिंग, हाँ बिल्कुल मैंने बता दी, कल भी वहाँ फायरिंग हुई थी खेरदा में और यहाँ भी हुई है, आज भी हुई है माधोपुर में ही, ठीक है सर। तो ये खबरें थी माधोपुर जिले से। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, जल्द से जल्द शेयर करना। अब मैं आपको बताऊंगा आज सड़कों की पूरी जानकारी, ठीक है। सबसे पहले तो हम वो बात करते हैं, बहुत लोग कह रहे थे साहब सड़कों का क्या रहेगा, क्या मामला है, हमको बताएं गंगापुर सिटी में और उसके आसपास की सड़कों की क्या स्थिति है। लिस्ट थोड़ी सी लंबी है मेरे भाई, पर है ना शेयर ज़रूर करना, और मैं पूरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आपको बता दूंगा। फटाफट शेयर करो जल्दी से। मेरे को थोड़ी सी एक अपडेट है जो मैं ले लेता हूँ।
जी सर, माफ़ी चाहता हूँ, है ना, वो एक कागज़ में थोड़ी सी गड़बड़ थी। देखिए, PWD एक्सियर महोदय के साथ में कल मैं काफ़ी देर बैठा और उनसे मैंने पूरी जानकारी ली है कि साहब सड़कों की स्थिति जो है ना, वो मेरे को आप मेरे क्षेत्र की जो है वो बताएं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो नोट भी कर लेना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंतर्गत अभी अपने क्षेत्र में क्या चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। फेज़ 3 का काम चल रहा है, फर्स्ट बैच का। 3 प्रमुख सड़कें हैं जो अपग्रेड हुई हैं हमारे क्षेत्र में। गंगापुर सिटी पंचायत समिति के अंतर्गत 3 ऐसी सड़कें हैं जो इसके अंतर्गत PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अपग्रेड हुई हैं। बामन बड़ौदा से विदरख्या 5 किलोमीटर की ये सड़क है, ठीक है, और इसका काम प्रगति पर है और लगभग पूर्ण हो चुका है। अगर इनमें कोई गड़बड़ हो ना तो मेरे को सूचना ज़रूर दे देना आप कल तक, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बामन बड़ौदा से बिदरख्या, इसका काम पूर्ण हो चुका है। हिंगोटा से अरण्या, पंचायत समिति गंगापुर सिटी, हिंगोटा से अरण्या 5.600 किलोमीटर की ये सड़क है और इसका केवल CC का काम बाकी है। अपन जब यहाँ से जाते हैं ना ईदगाह मोड़ से हिंगोटा के लिए जो रोड निकला है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। शुरुआत में छोटा सा टुकड़ा है एक CC रोड का, वो ज़रूर रह रहा है। बाकी PWD का ये कहना है कि साहब बाकी की रोड हमने जो है वो पूरी कंप्लीट कर दी है, केवल CC का काम बाकी है। बामन बड़ौदा से अमरगढ़ खुदशा, ये एक सड़क है स्टेट हाईवे बंद A से, है ना, और ये 5 किलोमीटर की है, आपको मैं बता देता हूँ, और ये पूर्ण हो चुकी है। PWD का ये कहना है ये रोड, ये सड़क पूर्ण हो चुकी है। ये 3 वो सड़कें थी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिनका काम हुआ है, अपग्रेड हुई हैं जो सड़कें, ठीक है। अब चलो आगे की तरफ। ये सारी विधायक अनुशंसा पर हुई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। विधायक रामकेश मीणा की अनुशंसा पर ही इन सारी सड़कों का काम चल रहा है। विधायक अनुशंसा पर 12 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। विधायक अनुशंसा पर, MLA साहब की स्वीकृति पर, MLA साहब की अनुशंसा पर, उनकी रिक्वेस्ट पर 12 सड़कें हमारे क्षेत्र में स्वीकृत हुई हैं। कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ। टोटल लंबाई है सड़कों की 21.33 किलोमीटर, ठीक है, और 439 लाख रुपए की लागत से इन सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। एक तो है रामगढ़ मुराड़ा से सिवान की ढाणी, रामगढ़ मुराड़ा से सिवान की ढाणी 3.530 किलोमीटर की ये सड़क है। भालपुर की सड़क 1 किलोमीटर की। जाट बड़ौदा स्टेट हाईवे से जाट बड़ौदा के लिए जो लिंक रोड है 1.200 किलोमीटर का ये रोड है, ये बनेगा। खिदरपुर से सांवटा 1.200 किलोमीटर लंबाई है, ये बनेगा। छोटी उदय से छान, छोटी उदय से छान 2 किलोमीटर का ये सड़क मार्ग है, ये बनेगा। खिदरपुर से सोप, खिदरपुर से सोप 3.600 किलोमीटर का ये रास्ता है, ये बनेगा, ठीक है। एक है फिर आपकी टोक्सी, है ना, SS से स्टेट हाईवे से अंदर की तरफ जो टोक्सी के लिए गई है 1 किलोमीटर की सड़क, इसका निर्माण होना है। इसी तरह मेड़ी में, सलेमपुर में, खूंटला में 1 किलोमीटर की सड़क, खूंटला से स्टैंड से लेकर के स्टेट हाईवे से और अंदर खूंटला की तरफ 1 किलोमीटर की ये सड़क है, इसका निर्माण होगा। इसी तरह किशोरपुर में भी सड़क का निर्माण होगा, जीवली में भी सड़क का निर्माण होगा। ये 12 सड़कें हैं जो विधायक अनुशंसा से, विधायक कोटे से स्वीकृत हुई हैं, जिनकी टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि लगभग आने वाले दिसंबर में इनका सबका काम शुरू हो जाएगा, ठीक है सर। अब आते हैं मिसिंग लिंक, है ना, जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन सी सड़कें हैं जो जोड़ी जाएंगी, आप सब चाहें तो नोट कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि ये काम नहीं हो रहे हैं या इनमें ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है तो वो भी मुझे आप बता देना, ताकि हम फिर से PWD से पूछेंगे कि सर आपने ये लिखाई थी, ये आप ही की रिपोर्ट है जो आपने मुझे दी है। मैं करूँगा सवाल, लेकिन ये सड़कें बननी चाहिए और आपकी एक जिम्मेदारी रहेगी सर। जितनी भी आम जनता है जो सुन रही है, देख रही है, पैसा आपका है, ठीक है ना, इसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। अगर सड़कों में क्वालिटी के साथ में कोई भी समझौता किया जाता है, घटिया निर्माण किया जाता है, तुरंत काम को रुकवा देना। संबंधित अधिकारियों को तुरंत आप समस्या का ज्ञापन देना कि साहब ये अच्छी क्वालिटी की सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है।
इसको लेकर के भी मैंने सवाल जवाब किए हैं, मैं बताऊंगा आपको। पहले आप लिख लीजिए, मिसिंग लिंक है ना, एक दूसरे से जोड़ने का जो काम है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। एक तो खिदरपुर रोड से MDR 132 की है, ये 3.5 किलोमीटर की सड़क है, इसको जोड़ा जाएगा। एक सूरतपुरा से टोकसी, यहाँ से है ना, करौली रोड से एक पुलिया के पास से जो रास्ता गुजर रहा है ना टोकसी के लिए, इसमें भी अब सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। तो ये इस रोड से भी जुड़ जाएगा टोकसी, है ना, तो इसका भी निर्माण होने वाला है। आपको बता देता हूँ, ये 2 किलोमीटर की सड़क है। एक शाड़ौली में जो भैरव धाम है ना, मुख्य सड़क से भैरव धाम तक जाने का जो रास्ता है, उसमें आपने देखा होगा वो इंटरलॉकिंग से या पता नहीं कैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उस पर सड़क का निर्माण होगा। ये 600 मीटर की है, इसका निर्माण होगा। जीवली, इसमें भी एक सड़क का निर्माण होगा, 1.70 किलोमीटर की ये सड़क है, 14 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए हैं। और एक है मुख्य सड़क से महू खुर्द, मुख्य सड़क से महू खुर्द वाला जो रास्ता है, सड़क है, इसकी भी स्वीकृति जारी हो चुकी है। 12 लाख रुपए की राशि इस पर खर्च की जाएगी और इस सड़क का निर्माण भी हो जाएगा। अब बात करते हैं डामरीकरण। कौन कौन सी सड़कें ऐसी हैं जिनका डामरीकरण होगा, नोट कर लीजिए आप। हो सकता है आपका नाम आ जाए इसमें, आपके शहर का, आपके गांव का नाम आ जाए भैया, तो अच्छी रहेगी। ठीक है, डामरीकरण की जो सड़कें हैं उनकी कुल लंबाई है 14.90 किलोमीटर। ठीक है, इनमें कौन कौन सी हैं? एक तो खेड़ली की बैरवा बस्ती, खेड़ली की बैरवा बस्ती है, 1 किलोमीटर की है, 10.5 लाख रुपए की योजना है, इस सड़क का निर्माण डामरीकरण होगा। बाढ़ रामसर 3 किलोमीटर की है, इसका डामरीकरण होगा। सलारपुर है ना, मिर्ज़ापुर रोड से आगे सलारपुर, इसके 2 किलोमीटर की सड़क है, 21 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए हैं। डोब में भी सड़क का निर्माण होगा, 1 किलोमीटर की सड़क है, 10.5 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए हैं। खरेड़ा, वजीरपुर से जब आगे है खरेड़ा, वहाँ पर भी 2 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत हुई है, 21 लाख रुपए की राशि इसके लिए आवंटित की गई है। सब विधायक कोटे से हैं। और एक और मैं बताऊं, जो मुद्दा मैंने भी उठाया था, आपको ध्यान हो तो, और मैंने बहुत प्रमुखता से इसको PWD एक्शन साहब के सामने रखा था और मैंने तुरंत इसके कागज़ खंगाले हैं सर, और मुझे खुशी हुई कि अब ये रोड भी बनने वाला है। कौन सा? दूध की डेयरी से लेकर के मऊ और ताजपुर होता हुआ डाबरा तक, ये जो सड़क है ये भी बनने वाली है। ताजपुर तक जो आपको गड्ढे दिखते हैं ना महू में, क्या बुरी कंडीशन है वो मुख्य रास्ते की सर, KDRS स्कूल से होकर के जब अपन जाते हैं, बुरी कंडीशन है। लेकिन उसके लिए भी राशि स्वीकृत हो चुकी है, 41.58 लाख। ठीक है, और ये 1.5 किलोमीटर की सड़क है, इसका निर्माण होगा। तो गंगापुर ताजपुर डाबरा, ये जो सड़क है इसका भी निर्माण हो जाएगा, गड्ढों से यहाँ भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। ये सड़कें स्वीकृत हुई हैं जिनके बारे में मैंने जानकारी ली है। अब मैं आपको बताता हूँ, बजट घोषणा में एक सड़क और मिलती है बड़ी, जो विधायक अपने क्षेत्र में कहीं भी ले सकता है, एक बड़ी योजना। उसमें सालोदा से लेकर के सालोदा, पीलौदा, बगड़ाई, सिवाड़ा होते हुए और चांदनगांव महावीर जी वाला जो रोड आ जाता है, वहाँ तक इस सड़क को जोड़ा जाएगा। इसके टेंडर हो चुके हैं, केवल कार्यादेश होना बाकी है, जो 10-15 दिन में हो जाएगा और इस सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। यानी बिल्कुल जो ये पीलोदा में बुरी हालत है सर रास्तों की, सड़कों की, छोटी उदय में बुरी हालत है, लेकिन अब निजात मिल जाएगी आपको, ये सड़क कंप्लीट बन जाएगी। ठीक है, सालोदा से लेकर के पीलोदा, बगड़ाई, सिवाड़ा होते हुए और उस नांदोती रोड पर ये निकल जाएगी। अब बात करते हैं, बहुत सारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं सिटी के रोड का क्या होगा। कुछ नहीं हो भाई साहब, क्लियर कह रहा हूं मैं आपको, मैं बताता हूं होगा क्या। कि एक चीज़ और जानकारी दे देता हूं मैं, गंगापुर सिटी से और सवाई माधोपुर तक जो रोड बनते हैं हमारे यहाँ, सड़कें बनती हैं, इसकी जिम्मेदारी तो है रेडकोर की, ये तो बनाती है रेडकोर। और गंगापुर सिटी से हिंडौन तक का जो रोड है वो बनाती है RSRDC, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये 2 कंपनियां हैं जो ये काम करती हैं। शहर में 27 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। मैंने जब यहाँ की सड़कों के बारे में PWD से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे PWD के अंदर गंगापुर की केवल एक ही सड़क आती है, ट्रैक यूनियन से लेकर के सालोदा तक की,
बस ये जो फवारे से होकर के, चुंगी होकर के, उदय मोड़ होकर के जो गुजरती है ना, यही पीडब्ल्यूडी की है। बाकी और कोई सड़क पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी सारी सड़कें जो हैं वो नगर परिषद की है, वो सारी सड़कें नगर परिषद की हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। पूरन जी पूछ रहे हैं गंडाल की सड़क। अनवर भाई, अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं, अभी जैसा मुझे मालूम है आप देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कल विधायक इंदिरा जी से आप ये लिस्ट ले लेना, है ना। हालांकि मैं भी उनको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा कि बामनवास क्षेत्र में कौन कौन सी नई सड़कें स्वीकृत हुई हैं। ठीक है, तो कल मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि बामनवास में कहाँ कहाँ नई सड़कों का निर्माण होने वाला है, या डामरीकरण होने वाला है, या पेच वर्क होने वाला है, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आने वाली है। ठीक है ना, तो बिल्कुल मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि बामनवास क्षेत्र में कहाँ कहाँ नई सड़कें बनने वाली हैं। गंडाल उसी में आता है सर। ठीक है, तो अनवर भाई ये लिस्ट आप कल ले लेना। अनवर हुसैन जी जो हैं हमारे नियमित दर्शक हैं, आपको बताऊँ बौली से। दूसरी बात, ये मीडिया प्रभारी हैं विधायक इंदिरा मीणा के, तो इनके पास पूरी नॉलेज रहती है, तो मैं इनसे ज़रूर जानकारी ले लूँगा। अब मैं आपको बता दूँ कि 27 सड़कें हैं जिनकी लिस्ट भी है। मैंने पहले भी पेज पर डाल दी थी, फिर डाल देता हूँ। वार्ड वाइज हैं सर ये सड़कें। पहले ये काम नगर परिषद करने वाली थी, बाद में इसको कार्यकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी को बना दिया है। ये सड़कें बनेंगी, एफसीआई गोदाम वाली सड़कें भी हैं। मगर इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं बिल्कुल, और मैं साफ कह रहा हूं, ये सारी सड़कें वो हैं जहां कांग्रेसी वार्ड हैं। साफ कह रहा हूं मैं, जहां कांग्रेसी वार्ड हैं वहीं सबसे ज़्यादा ये सड़कें बनेंगी साहब, बिल्कुल वहीं बनेंगी। और एक चीज़ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हमसे कही कि सर लोग सहयोग नहीं करते। गांवों में हम सड़क बनाने जाते हैं, लोग नालियों की वजह से या किसी चीज़ की वजह से उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, ठेकेदार को काम नहीं करने दिया जाता। पीलोदा की उसने स्थिति बताई मेरे को, जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं उन्होंने मुझे बताया कि साहब वहाँ लगातार हम सीसी रोड का इनका काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ झाला कर रखा है ना, वो अमृत योजना वालों ने या चंबल योजना वालों ने कर रखा है सर। रोड को जगह जगह से खोद दिया उन लोगों ने, ना तो काम खुद कर रहे हैं ना हमको करने दे रहे हैं। नल कनेक्शन के चक्कर में बहुत सारी सड़कों का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, चाहे छोटी उदय की बात कर रहे हैं, चाहे पीलोदा की बात कर रहे हैं। पीलोदा में तो कंडीशन ये है, मुख्य सड़क पर सर पानी बहता रहता है, लोग खुद जिम्मेदार हैं। लोगों ने नालियों का निर्माण नहीं किया, लोगों ने पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया, और उसी की कंडीशन है कि वो सड़कें बार बार टूट रही हैं। ठेकेदार से आप जिदते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, ये गलत बात है। अगर आप सहयोग नहीं करोगे ना सर, तो फिर विकास में भी आप जिस तरह अब राह तक रहे हो ना, ऐसे ही तकते रहोगे। कोई सेंस नहीं है सर। फिर अधिकारियों को और ठेकेदारों को उनका काम करने दें। हाँ, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई गड़बड़ है, तो बिल्कुल उसकी शिकायत करें आप। पीलोदा से लेकर के पीलोदा स्टेशन तक का एक मामला था, आपको याद होगा, आपने मुझे बताया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि उसको पीडब्ल्यूडी ने देख भी लिया हमारी उस खबर को, और उन्होंने तुरंत वहाँ से टेक्निकल टीम भेजी भी है जाँच के लिए, और उन्होंने रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेज भी दी है। इस बारे में भी मैंने पूछ लिया था कि सर जिन सड़कों की शिकायत आई है आपने उन पर क्या कार्रवाई की है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने आपकी खबर देखी है, खबर देखने के तुरंत बाद ही हमने एक्शन लिया है, जांच कमेटी बैठा करके टेक्निकल टीम को वहाँ भेजा है, जांच की है, सड़क में कोई अनियमितता या गड़बड़ तो नहीं हुई है। ठीक है भाई साहब, तो बिल्कुल हम आपकी हर चीज़ को गौर से देखते हैं, सुनते हैं और समस्याओं को पहुँचाते भी हैं। बाकी इतना आप भी जानते हो सर, करना प्रशासन को ही है। अजय भारद्वाज के पास में या जी न्यूज़ पोर्टल के पास में ये पावर नहीं है। ठीक है ना, करना इनको ही है और करवाना आपको है। हम तो मीडियम का काम कर सकते हैं, बीच का काम कर सकते हैं बस। गुजर उदय थारपुर से भाई मैं कई बार बता चुका हूँ, बिल्कुल बजरी सस्ती मिलेगी, लेकिन ये ब्लॉक आवंटित तो हो जाने दो। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सरकार की जो प्रक्रिया है उसमें, बाकी बिल्कुल अगले महीने तक बजरी का जो मामला है कोल आवंटन, ये आवंटन होकर के, ब्लॉक का आवंटन होकर के, और फिर बजरी की जो रेट है वो फिक्स कर दी जाएगी, और उसके हिसाब से ही फिर बजरी आपको मिलेगी। ठीक है सर। एक सैनिक नगर से धाबाई का पुरा तक रोड का बुरा मामला था, अब वो रोड सबसे शानदार बन चुका है सर। बिल्कुल वो तारीफ के काबिल रोड बना है, जो पहले टुकड़ा बचा हुआ था। वहाँ भी बड़ी उदय में लोगों ने बहुत परेशान किया सर, लेकिन कुल मिलाकर के जैसे तैसे करके वो रोड बन गया। जनता को भी सहयोग करना चाहिए। अगर आपके अतिक्रमण से रोड की चौड़ाई कम हो रही है ना, तो सर अतिक्रमण हटा लो ना यार, रोड तो कम से कम चौड़ा हो जाएगा। आप कहीं समा ही नहीं रहे, ताज्जुब की बात है।
ज़मीन जायदाद मकान भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी नीयत गंदी है, फिर भी आप कब्जा करने की सोचते हो, तो ये गलत बात है। सरकार गलत है, प्रशासन गलत है, तो बिल्कुल आवाज़ उठाओ, लेकिन अगर आप गलत हैं तो फिर काम कैसे चलेगा? ठीक है ना। तो ये हॉस्पिटल वाली रोड सोमिल भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि मैं कल आपको इस लिस्ट की पूरी जानकारी दूंगा। नहीं, गंगापुर से ताजपुर का मैंने बता दिया मनकेश भाई, अभी है ना, ये बन जाएगा, इसकी राशि स्वीकृत हो चुकी है, टेंडर हो चुके हैं, केवल वर्क ऑर्डर बाकी है। वर्क ऑर्डर होते ही तुरंत इस काम को चालू कर दिया जाएगा। मैंने सारी सड़कों की आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। बाकी उनका एक ही दर था, अमृत योजना वाले लापरवाही कर रहे हैं, और पीरोदा और छोटी उदय में सीसी को तोड़ दिया गया है, उसके बाद में दोबारा उन्होंने बनाया नहीं है, ना ही उन्होंने कनेक्शन दिए हैं, और उसकी वजह से ये काम अभी तक अटका पड़ा है, वरना पीडब्ल्यूडी विभाग काम करना चाहता है। और फिर आप और हम बैठे ना, आप में और हम में मादा होना चाहिए काम करवाने के लिए, ठीक है सर, ये है। और हाँ, एक बात और उन्होंने कही है, यदि पीडब्ल्यूडी की कोई सड़क है और वो टूटी हुई है, तो सरपंच अगर हमको लेटर पर लिख करके देगा तो उस सड़क का निर्माण हम करवा देंगे। शर्त यही है, पीडब्ल्यूडी की होनी चाहिए सड़क। अगर पीडब्ल्यूडी की कोई सड़क है, किसी गांव में कोई लिंक रोड है, कोई मिसिंग लिंक है, और अगर वो टूटी हुई है, तो बिल्कुल आप पीडब्ल्यूडी में लिख करके दें, उस सड़क का निर्माण होगा, आप मुझे भी भेजें। मनकेश जी, खाद के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है सर, यही है, और बाकी इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। अब बात करते हैं, गंगापुर सिटी की खबरें रह रही हैं, मैंने सड़कों के बारे में आपको बता दिया। टॉयलेट साफ़ ना करने की बात को लेकर के आज एक देवर ने भाभी पर कर दिया लाठी डंडों से हमला। कोलीपाड़ी की एक घटना है, और जो महिला है, घायल महिला जो है, पीड़ित महिला बिमला देवी, उसने बताया था कि कोरोना के काल में उसके पति की डेथ हो गई, 2 बच्चियां हैं जिसकी उसने शादी कर दी, वो अपने देवर के साथ एक ही मकान में वो रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि टॉयलेट साफ़ करने की बात को लेकर के या किसी न किसी चीज़ को लेकर के देवर आए दिन उससे झगड़ा करता रहता है, उसने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इसके अलावा बाटौदा के फुलवाड़ा में है ना, 13 नवंबर को एक घटना घटी थी, तारबंदी जो लगी हुई थी, कुछ बच्चे वहाँ बेर खाने गए थे, और 2 बच्चों की उन तारों से छूने से मौत हो गई सर, दर्दनाक। इस मामले में पुलिस ने आज जो आरोपी है, जिसका वो खेत था, जिसने वो तारबंदी में करंट छोड़ रखा था, उसको गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी जीतराम मीणा को, ठीक है। सड़कों की जानकारी मैंने आपको दे दी। खाद के बारे में मैंने आपको बता दिया सर कि खाद 2600 मैट्रिक टन शनिवार को और आने वाला है ज़िले में, बम्पर। तो कहाँ कहाँ मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया, और बाकी जो लिस्ट है वो मैं अपने पेज पर डाल दूंगा, ठीक है। मंडी के भाव की अगर बात करें तो आज तिल्ली कम रही सर, 10,700 तक ही रही, जबकि पहले 11,000 से ऊपर पहुंच चुकी थी। बाजरा ज़रूर आज 2,000 तक का आंकड़ा छू गया था, तो तिल्ली के भाव आज डाउन रहे, लेकिन बाजरा ज़रूर उरूज पर रहा। तो ये मंडी के भाव थे। और यातायात में आरएसी के जवान लगा दिए गए हैं, लेकिन समस्या ये है कि आरएसी के जवान दिन भर दुकानों पर बैठ करके टाइम पास कर लेते हैं, यातायात व्यवस्था को सुधारने में उनका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। मैं आज खुद फवारे पर 1 घंटे तक खड़ा रहा हूं, और मैंने इस चीज़ की मॉनिटरिंग की है कि क्या वाकई में वो लोग यातायात की व्यवस्था को सुधारने में हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, मगर मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, और वो लोग दुकानों पर बैठ करके चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, ये ज़रूर मेरे को देखने को मिला है। और शहर में मौसम का मिजाज आज बिल्कुल थोड़ा सा कपकपाने वाला रहा, दिन भर बादल छाए रहे, सूर्य भगवान के दर्शन हुए नहीं, हल्की शाम की बूंदाबांदी ज़रूर हुई है, लेकिन बादलों की आंख में चोली चलती रही, और सर्दी अपने तीखे तेवर ज़रूर अब दिखाएगी। और 3 दिन का मौसम विभाग ने अलर्ट भी घोषित किया है, 14 जिलों में मध्यम से तेज़ गति की बारिश हो सकती है। और स्टंट बाइकर, यस सर, एक बड़ा मुद्दा है जो मैं अब आपको जाते जाते बताना चाह रहा हूँ। मैंने अपने पेज पर जब परसों यहाँ से लाइव ख़त्म करने के बाद में जब जा रहा था, तो मैंने देखा था कि कुछ लड़के ऐसे थे मनचले साहब, जिन्होंने मोटरसाइकिल पर पिरामिड बना रखा था, यानी एक गाड़ी सवार थे 6, और एक दूसरे के ऊपर बैठ कर के चिल्लाते हुए जा रहे थे, लगा कचहरी रोड से लेकर के और फवारे तक, जिसका वीडियो मैंने बनाया था और अपने पेज पर डाला भी है। और ये गंगापुर में आज की बात नहीं है, अब ये आम हो चुका है। रात को 8:30-9 बजे बाद में स्टंट जो होते हैं ना बाइकर, वो करते हैं। और इसी की एक चीज़ और मिली, कल शाम को ट्रक यूनियन से एक व्यक्ति के हाथ से, एक युवक के हाथ से मोबाइल छीन करके ये लोग भाग गए। कौन थे मुझे नहीं पता, सीसीटीवी फुटेज देखने पड़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये हरकतें बढ़ती जा रही हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पुलिस की सख्ती कम हो रही है, पुलिस की गश्त कम हो रही है। स्टंट बाइकर जो हैं वो लगातार शहर में बढ़ते जा रहे हैं। 8:30 बजे बाद में ये लोग जिस तरह का उत्पात मचाते हैं, उपद्रव करते हैं शहर की सड़कों पर, वो सर बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी है।
आप देख सकते हैं। और जब आपके सीसीटीवी कैमरे चालू हो गए, उनको पुलिस कंट्रोल से जोड़ दिया गया है, तो आप क्यों नहीं मॉनिटरिंग करते, क्यों नहीं निगाह रखते? और अगर आपको कार्रवाई करनी है तो जी न्यूज़ पोर्टल ने सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो आपको डाला है, आप देखिए और इन लोगों पर कार्रवाई करिए पहचान करके। ठीक है सर, तो ये है। और कई जगह से बारिश की खबरें भी आई है, झालावाड़ से भी कुछ वीडियो हमारे पास ऐसे आए हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आज की जो खबरें हैं आपको पसंद आई होगी और तमाम जानकारियाँ आपको मिल गई होगी। सड़कों के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, सुरक्षा के बारे में हो, शिक्षा के बारे में हो, तमाम जानकारियाँ हम आपके पास में लाने का प्रयास ज़रूर करते हैं सर। मेरी कोशिश यही रहती है कि हर व्यक्ति की समस्या को प्रशासन तक पहुँचाया जाए, लेकिन उम्मीद हम प्रशासन से भी ये करते हैं कि सर प्लीज़ मॉनिटरिंग करें। जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम साहब हैं, एडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, कि कम से कम अपने कार्यालयों की स्थिति को भी सुधार लें कि कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं या टालम टोल कर रहे हैं। इस चीज़ पर भी आप गौर कर लें। जो व्यक्ति जिस काम के लिए योग्य है ही नहीं, उसको कुर्सी पर क्यों बिठा रखा है, उसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप ज़रूर करें। ठीक है सर, बाकी ये तो जनता है और जनता इसी तरह चिल्लाती रहेगी। और ये लोकतंत्र का यही तो हस्न है, यही तो एक चेहरा है। जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में या जनप्रतिनिधियों के बीच में मीडिया एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ब्रिज का, एक पुल का, जो हम अपना काम ईमानदारी के साथ में करते रहेंगे। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहेंगे। ठीक है, और जी न्यूज़ पोर्टल का पर जो आपका प्यार है और आशीर्वाद है वो इसी तरह बना रहेगा। कल मिलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ में। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं देना चाहूँगा आपको। एक ऐड आपने हमारे पेज पर देखा होगा ऑडिशन का, है ना, कि कल गंगापुर सिटी में एक ऑडिशन होने वाला। क्यों सर, कन्फर्म है ना? कोई उसमें तब्दीली तो नहीं की है? नहीं है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। कल एक सिंगिंग का, डांसिंग का और मॉडलिंग का एक शानदार सा ऑडिशन होने वाला है। और वेन्यू जो है, जगह मैं आपको बता देता हूँ, पीएनबी फवारे से आगे जब चलते हैं अपन, पीएनबी बैंक का जो एटीएम है उसके जस्ट सामने जो डांसिंग की क्लास है, वहाँ पर उसका ऑडिशन होगा। तो और एज की नो लिमिट, एज की कोई लिमिट नहीं है। आपको 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस वहाँ देनी है और ऑन स्पॉट भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहाँ जाकर के अपना हुनर, अपना टैलेंट आप वहाँ दिखाएं और सम्मानित जजेज जो हैं वो आपका सिलेक्शन करेंगे और फिर आप अगले राउंड में पहुँचेंगे। तो आपको E24 जो चैनल है उस पर आपके हुनर को सारी दुनिया देखेगी। तो आप में अगर है ऐसा कोई मादा, ऐसा कोई हुनर कि आप डांसिंग, सिंगिंग या मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी और कल वहाँ पहुँचें और अपना ऑडिशन ज़रूर दें। मैं ज़रूर जाने वाला हूँ, मैं अपना ऑडिशन ज़रूर दूंगा, या तो डांसिंग में या सिंगिंग में। देखते हैं, अगर सेलेक्ट होता हूँ तो ठीक है, और अगर सेलेक्ट नहीं भी होता तो भी ठीक है, मैं फिर भी आप ही के बीच में रहूँगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद और जय भारत।